क्योंकि ये नाम वो नाम था। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद 1956 में जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, उसके लगभग 10 साल के बाद 1965 के आसपास कांशीराम जी का पूना में इस दिशा में कदम बढ़ना चालू हुआ, 10 साल के स्पेस के बाद। और आपको पता है, मैं ज्यादा फिर मैं सिर्फ याद आपको कर्सरी उसका टच कर रहा हूँ, ये सारी घटना होगा कि 1973 के बाद दौरान मान्यवर कांशीराम जी ने बर्थ ऑफ कॉन्सेप्ट करके कंसेप्ट बनाई थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों का ऐसा एक संगठन बनाकर उन्हें अपने समाज के प्रति कार्यरत करना। और 73 से लेकर 78 तक 5 साल देश के कोने कोने में पढ़े लिखे कर्मचारियों के संपर्क में आकर, पढ़े लिखे कर्मचारियों को संगठित करके, पढ़े लिखे कर्मचारियों को उनकी जिम्मेवारी का एहसास कराकर 5 साल पूरे देश में घूमकर देश के तमाम राज्यों से पढ़े लिखे साथियों को इकट्ठा करके फिर 1978-78 में कांशीराम साहब ने बामसेफ का बर्थ किया, वो संगठन को जन्म दिया, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, जिसमें SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटीज के एम्प्लॉयज। अब ये बामसेफ की शॉर्ट फॉर्म से पूरे देश में पॉपुलर हो गया, बराबर है। ये तो महज एक नाम था, बामसेफ नाम है। 2 चीजें हैं कि नाम बामसेफ था, लेकिन काम क्या था? बामसेफ, क्योंकि मैं सुबह से मैंने भी कहा है कि कुछ काम बामसेफ के नाम पे हुआ ही नहीं महाराष्ट्र, तो उस नाम के साथ में भी हम जुड़े हैं और काम के भी साथ जुड़े। जैसे बाबा साहब के मानने वाले हम सब लोग महाराष्ट्र में देखते हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस नाम से बड़ा प्यार है, क्योंकि बाबा साहब के सपनों की पार्टी थी। हालांकि बाबा साहब की जिंदगी बनी नहीं थी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस वर्ड से, इस शब्द से हमें बहुत प्यार है महाराष्ट्र के लोग। तो उसी तरह से बामसेफ की जो कंसेप्ट बनी थी, ये नाम है, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का काम क्या था भाई? वही समझ, बामसेफ का काम क्या था ये? तो कांशीराम साहब ने बाबा साहब के जाने के बाद जो मिशन खड़ा करने के लिए सबसे पहला हथियार के रूप में, उस संगठन के रूप में बामसेफ को बनाया था, तो लोगों को इस संगठन के काम के प्रति भी बहुत अच्छे तरीके से और खास करके पढ़े लिखे समझदार लोगों को नाम के साथ साथ अपने काम से भी अच्छे तरीके से वाकिफ किया। और वो काम क्या था? देखो, पढ़े लिखे कर्मचारियों का काम था, पढ़े लिखे थे, कर्मचारी थे, दिमाग वाले थे, पैसे वाले थे, तो इनको एक काम कांशीराम जी ने साधारण सा सिंपल सी भाषा में बताया था, हमको क्या करना है भाई बामसेफ बनाकर? तो हमें पे बैक टू द सोसाइटी करना है, पे बैक टू द सोसाइटी। सरकार के नौकरी में जयमंगल धनराज जाकर बैठा है शेड्यूल कास्ट के कोटे में, वो कोटा समाज का है, वो कोटा देने के लिए फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर इन महापुरुषों का संघर्ष है। तो ये कोई भाई मेरे अकेले के मेरिट में नहीं मिला है, मेरे समाज का हिस्सा है वो, और मेरे बुजुर्गों की, महापुरुषों की मेहरबानी हुई। तो इसलिए जब मैं उसके फल खा रहा हूं, तो मुझे समाज के उस ऋण की अदायगी भी करनी है। समाजाचं जे ऋण आहे, कर्ज आहे, त्याची परतफेड देखील मला करावी लागेल, ही भावना, हे काम है बामसेफ। इस नाम का पे बैक टू सोसाइटी एक काम है, राइट? अब ये बातें आपको पता है, फिर भी मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं साथियों कि ये काम अगर सही तरीके से चलता तो शायद नाम ना भी होता तो बात बन सकती। 1986 में मेरे ख्याल से जलगांव के साथी ने बताया कि 1986 में बामसेफ टूट गई, और उसके बाद मैंने जैसे कहा कि कांशीराम जी के साथ बिना नाम के लोग काम करते थे, जिनका कांशीराम जी के ऊपर विश्वास था। 1998 में उन्हीं कर्मचारियों को शायद याद होगा
कि 1998 में यही बात कांशीराम जी ने बताकर पूना में कर्मचारियों के सम्मेलन में कही थी कि पेबैक टू सोसाइटी ये हमारा काम है। तो हम अपने काम को ही अपना नाम बना लेते हैं। पेबैक टू सोसाइटी प्रोग्राम इस नाम से भी काफी लोग होंगे आपके बीच में जिन्होंने काम किया है, चाहे डोगरे साहब भी उसी में हो, मैं भी उसी में काम कर रहा हूं, पर किया करता था, मुझे पता है, उसका अनुभव है। तो जो काम था उसी को नाम बनाकर काम किया। इसलिए मैं याद इसलिए दिला रहा हूं ये चीजें कि नाम वाम से लेकर बाकी और भी कुछ काम हो रहे देश के अंदर। और जैसा मैंने पहले मेरे सेशन में कहा था, सुबह के इनॉग्रेशन सेशन में, कि हमें शौक पूरे करने के लिए नहीं, मकसद पूरा करने के लिए काम करना है। हमें अपना शौक पूरा करना नहीं है, वरना शौक पूरे करने के लिए तो फिर कोई हमारी अपनी कर्मचारियों की संगठना भी है और भी कई काम किए जा सकते हैं। लोग समाज सेवा करते हैं, हमें समाज सेवा वगैरह इन सारी चीजों से गुमराह नहीं होना, हमें सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करना है, ताकि जो मौका मुझे मिला है एक कर्मचारी के रूप में, जो मौका आज के कर्मचारियों को मिला है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे, जो गांव देहातों में रह रहे, जो इन सारी सहूलतों के परे है, उस हर इंसान तक, हर व्यक्ति तक तो भारत के संविधान बनने का, महापुरुषों के संघर्ष का फल पहुंचना चाहिए। अब ये नहीं हुआ, इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ेगा। और अब तो ज्यादा आंदोलित होकर आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन करने का मतलब रास्ता रोको, मोर्चे निकालो, यही नहीं होता। आंदोलन करने का मतलब ये होगा, ये होना चाहिए कि हम अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे बहुजन समाज के हमारे लोग इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज के जाति जाति में विभाजित लोगों को, दबे कुचले लोगों को उनकी बुरी हालत से, बद से बदतर हालत से बाहर निकालने के लिए ऐसी कोशिश करें कि इतनी ताकत हमारे पास आ जाए कि हम देश के हर तबके के लोगों को इंसाफ दिला सकें। तो ताकत पैदा करने के लिए आंदोलन करना होगा, संघर्ष करना होगा, हमारा मूवमेंट आगे बढ़ाना होगा। साथियों, ये काम आज के मौजूदा हालत में ज्यादा जरूरी इसलिए बना है, उसका कारण ये विषय है। इस बोर्ड पे, इस बैनर पे आपको जो कुछ इन्विटेशन आया उसके ऊपर जो विषय है, पिछले 1 अगस्त से लेकर पूरे देश भर के अंदर जो हालात बने हुए हैं, उन हालात के मद्देनजर हमें अपनी जिम्मेवारी और उसकी गंभीरता को समझना ज्यादा जरूरी बन जाता है। हमारी जिम्मेवारी और उसकी गंभीरता को समझना ज्यादा जरूरी इसलिए बनता है, 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उस जजमेंट के माध्यम से शेड्यूल कास्ट के अलग अलग जातियों में वर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, नहीं चाहिए, इस मसले के ऊपर जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसका जजमेंट आया। उसका प्रश्न ये था कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, उसमें सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है या नहीं। उत्तर में हमको ये सुनने के लिए मिला, देखने के लिए मिला कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। शेड्यूल ट्राइब का सवाल ही नहीं था। दूसरी चीज देखने के लिए मिली कि इनके अंदर क्रिमिनल गिराना है। और तीसरी चीज ये भी देखने के लिए मिली कि किसी ने ये भी सुझाव दिया कि रिजर्वेशन सिर्फ एक जनरेशन तक होना चाहिए। उन 7 जजों में से एक ही जज थी जिन्होंने इन सारे सवालों के नेगेटिव उत्तर दिए कि वर्गीकरण भारतीय संविधान की मूल संकल्पना के विरोध होगा, क्रिमिनल लगाना SC/ST को पॉसिबल नहीं, एडमिसिबल नहीं, परमिसिबल नहीं, और एक जनरेशन को देना, इसके लिए भी उन्होंने अपना नेगेटिव ओपिनियन रिकॉर्ड। अब ये जजमेंट आने के बाद देश भर में पूरी चर्चा चालू हुई कि वाकई ये सब होना चाहिए या नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खैर करो ये तो नहीं बोला,
लेकिन परमिसिबल हो सकता है, कोई राज्य सरकार अगर चाहे तो ये कर सकती है। अपने राज्य के शेड्यूल कास्ट के लोगों का तफसील से अगर डेटा उसके पास में, तो डेटा के आधार पर स्टडी करके वो किया जा सकता है, उसको परमिसिबल बोला। अब देश के अंदर हमने ये देखा है पिछले 70-75 सालों में कि रिजर्वेशन के बारे में, रिजर्वेशन की संकल्पना को इतना बदनाम करके रखा है पूरे देश के विरोधी लोगों ने, मनवादियों ने खास तौर पे, कि रिजर्वेशन लेने वाला भी, अगर मेरे पिताजी रिजर्वेशन लेके अच्छी सर्विस में आके और मैं थोड़ा मेरे पिताजी के सर्विस की वजह से अच्छी खासी जिंदगी जी रहा हूं, तो वातावरण ऐसा बना गया कि ये खैरात है, ये ठीक है, ये मेहरबानी है। तो मैं लड़का, मैं बच्चा, एक स्टूडेंट, मुझे भी ऐसा फील होता है कि यार मैं भीख तो नहीं ले रहा हूं। एक वो वातावरण करके रखा है। दूसरी तरफ आरक्षण को लागू करके आवाज आएगी, शांत रहोगे तो आएगी। जैसे कि ये घरे में हटाओ का प्रोग्राम है या किसी को दी गई खैरात है, आप सरकारी दामाद हो, और पता नहीं क्या क्या बातें आप सब जानते हैं। और दूसरी तरफ जिनके पास में ये ताकत थी, पावर थी कि वो आरक्षण की कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक नीतियों को सही ढंग से अमल में लाए, उन्होंने वो अमल में नहीं लाया। आपने बैकलॉग नाम का वर्ड सुना होगा, बैकलॉग, अनुशेष मराठी में जिसको कहते हैं। लाखों नौकरियों का बैकलॉग 1991 के दौरान था, 10 लाख नौकरियों का बैकलॉग था। और 1991 में आपको पता है कि निजीकरण की नीति देश ने अपनाई। अब निजी नौकरियों में, निजीकरण के किसी प्राइवेट कंपनी में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। रिजर्वेशन होता है या तो पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट के ऑफिस डिपार्टमेंट में। प्राइवेट कंपनी में कहीं निजीकरण में रिजर्वेशन नहीं होता है। तो एक तरफ से जो सवाल मेरे जैसे कोई लोगों को आपको सवाल करता हुआ, तो 1991 में जब निजीकरण की पॉलिसी आई, ओपन मार्केट पॉलिसी, तब तो 10 लाख का बैकलॉग था, वो गया किधर? उसके ऊपर कभी किसी ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया हमारे मूवमेंट को छोड़कर। फिर देश में निजीकरण का दौर आया, सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट होने लगे। जब प्राइवेट डिपार्टमेंट हो गए, सरकारी दफ्तर ही दे देंगे तो आजा रिजर्वेशन देने की नौबत ही नहीं आएगी। तो एक तरफ से तो रिजर्वेशन जहां लागू होता है वो सरकारी दफ्तर खत्म करना डिपार्टमेंट चालू है, और दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर लोगों को भ्रमित करना चालू है, लोगों के दिलो दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करना चालू है। जिनको चाहिए उनको एक तो दो में, और जिनको मिल सकता है उनको कैसे ना मिले इसका बंदोबस्त किया जाए। उसको निष्प्रभावी करने का ये षड्यंत्र कई सालों से, ये कोई एक आदत का सीमित नहीं है। अब ये सब जब चल रहा है देश में, क्योंकि यही जालना जिला है जिसमें मराठा रिजर्वेशन का बहुत बड़ा आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में जहां से शुरू हुआ, इमर्ज हुआ। जिस राजा शाहू महाराज को हम याद करते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे पहले रिजर्वेशन लागू किया, उस राजा की जाति के लोगों को आरक्षण के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, क्या वजह है इसकी, जड़ें कहां पर है, क्यों मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है, ये सारी चीजें कभी विस्तार से इसके ऊपर बात की जा सकती है। मगर रिजर्वेशन को लेकर ये जो जजमेंट आया है, जिसमें सब क्लासिफिकेशन का कि कुछ शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में कुछ
ऐसी जातियां हैं जिनको जरूरत से ज्यादा लाभ मिला है या ज्यादा लाभ मिला है, फायदा मिला है उनको, और बहुत ज्यादा जातियां ऐसी है कि जिनको आज तक इसका फायदा नहीं मिला। तो ये किनको ज्यादा फायदा मिला और किनको कम ना फायदा मिला, इन जातियों में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। देखो मंडल आयोग जब लागू हुआ था, आपको मालूम है, हम ही के मंडल आयोग का आंदोलन चलाने वाले थे। हम मतलब अम्बेडकरी आंदोलन के लोग, जिन्होंने मंडल का मसला लगाकर रखा। जिस महापुरुष का फोटो इधर लग रहा है, देखा हुआ दिख रहे हो आप, ये मंडल के मसीहा करके इनको पूरा देश जानता है। मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये आंदोलन कांचीराम जी की देन है, देश के ओबीसी समाज के लोग। अब जब मंडल आयोग लागू हुआ, 27% इनको देने की बात आई, आज ओबीसी को आरक्षण कितना है भाई? आप पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग, बराबर 27% है। 27% ओबीसी को आरक्षण है देश में, महाराष्ट्र में। बाकी का किधर गए? एनटी, डीटी, विजय, फिर उसमें भी 1 2 3 4 ABCD है। क्या है सब क्लासिफिकेशन? आप जाकर अपने यार दोस्तों से अपने पूछ लो, बंजारी समाज के लोग इधर ही आपके जिला में, क्या वो इस क्लासिफिकेशन से समाधानी है? जिनको आरक्षण की मूल भावना समझते हैं उनको पूछिए कि क्या बंजारी समाज, क्योंकि आज वो जिस कैटेगरी में डाला गया है उनको, उनके लिए 1 या 1.5 या 2% तक रिजर्वेशन कुछ रहता है। उस कैटेगरी में सब क्लासिफाई करके डालने की वजह से अब 100 जगह अगर उस कैटेगरी के लिए निकली है, 100 जगह की रिक्रूटमेंट अगर होती है, तो उस कैटेगरी के लिए कितनी जगह? 2% है तो 2 जगह मिलेगी। तो उनकी कंपटीशन 2 जगह में, समाज तो उतना ही है, पर कंपटीशन के लिए ग्राउंड कितना है? सिर्फ 2 जगह। कंपटीशन कितनी तगड़ी होगी? वही अगर ओबीसी में रहते पूरे मुकम्मल 27% में, तो मैदान ज्यादा खुला होता था, अधिकार मिलने की चांसेस ज्यादा होता। मराठीत म्हण आहे ना आपल्याला, पुढच्या स्टेज मागचा शहाणा, पुढच्या स्टेज मागचा शहाणा। ज्या लोकांना एससी एसटीचं असं भ्रमित केलं गेलंय की हे सब क्लासिफिकेशन केल्यामुळे त्यांना ऍश्युरन्स मिळेल, त्या लोकांना आम्ही समजावून सांगण्याची गरज आहे। तुम्हाला काम नाही हे म्हणण्यात काही अर्थ नाही। काम हे एवढं होतं आता दिलं, आता एवढं कुठं काम लावून दिलं आपल्याला? काम किती बघा। उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातल्या 59 जाती आपल्यामध्ये आपण म्हणतो शेड्यूल कास्ट मध्ये, सर्वात जास्त त्यामध्ये महार जातीचे लोक, दुसरे मातंग जातीचे लोक, तिसरे चर्मकार आणि चौथं मेहतर किंवा भंगी। हे 4 जाती मिळून 92% पॉप्युलेशन, 100% एससीच्या, बरोबर। त्या मधल्या काळात जे काय चर्चा झाली, आपण अनेक लोकांचा डेटा, मार्गदर्शन, त्याच्यावर डिस्कशन ऐकले, तर तुम्हाला सर्वांना गोष्टी माहिती आहे, मला त्याचं भान आहे किंवा माहिती असावं। आता हे क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन केल्यावर कसंही केलं तरी सगळ्यात जास्त हिस्सा या 4 जातींच्या वाट्यावर येणार आहे पॉप्युलेशनच्या आधाराने। म्हणजे 92 पैकी 8% जाती आहेत, 55 जाती, त्या 8% 55 जाती 8% त्यांना किती सीट्स निघतील, कशा निघतील, कशा देणार, कसं रिझर्वेशन इम्प्लिमेंट करतात? म्हणजे असंख्य प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट जेव्हा एखादा निकाल देतं ना, मी कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून सांगतो, ते निकालाचा अन्वयार्थ असा असतो किंवा त्याच्यातून अपेक्षा अशी असते की काहीतरी समस्या निर्माण झाली ज्याच्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला, मग तो गोंधळ दूर करायचा तर सुप्रीम कोर्ट त्याच्यावर निकाल देतं आणि तो गोंधळ दूर करतं. हे असं नाही, असं हा निकाल आला
त्याच्यामुळं जे पहिले बरोबर चालू होतं सगळं त्याच्यात आणखी असं गोंधळ निर्माण होण्याची आणि हा गोंधळ नुसता तेवढ्या पुरता कायद्याच्या पुस्तकांपुरता म्हणजे असता लिमिटेड तर समजू शकतो असतो. त्याने रस्त्यावर समाजामध्ये काय परिस्थिती निर्माण होणार आहे ते जास्त महत्वाचं आहे तुमच्या माझ्यासाठी. भारताची सामाजिक व्यवस्था तुम्हाला मला सगळ्यांना चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. 4 वर्णात 6,500 पेक्षा जास्त जातीमध्ये विभागलेला हा समाज. ब्रिटिश भारतामध्ये जेव्हा शासन प्रशासनात भागीदारी देण्याची वेळ आली, महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी 1848 ते 1890 पर्यंत हा आंदोलन चालवलं आणि त्या दरम्यान इंग्रजांना विनंती केली की या शासन प्रशासनामध्ये तुमच्या फक्त एकाच जातीची मक्तेदारी आहे, या देशातल्या शूद्र अतिशूद्रांना शोषित पीडितांना सहभागी करा. आरक्षणाची पहिली उद्घोषणा कन्सेप्ट महात्मा फुलेंनी दिली. महात्मा फुलेंच्याजवळ शक्ती नव्हती, पावर नव्हती, इंग्रजांना ते फक्त विनंती करू शकले. शाहूराजांचा जेव्हा काळ आला तेव्हा कोल्हापूर सारख्या आपल्या छोट्याशा राज्यात का होईना जे महात्मा फुलेंनी सांगितलं होतं ते शाहू महाराजांनी तेव्हा शूद्रातिशूद्र फुले बोलले. शाहू महाराजांनी ब्राह्मणेतरांना 50% आरक्षण दिले. आणि जेव्हा पुढचा काळ आला शाहू महाराजांच्या नंतर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातल्या शोषित पीडित समाजाच्या लोकांना ज्यांना महात्मा फुलेंच्या काळामध्ये शूद्रातिशूद्र, शाहू महाराजांच्या काळात ब्राह्मणेतर, बाबासाहेबांच्या काळात डिप्रेस क्लास, त्यांना कॉन्स्टिट्यूशनल आयडेंटिटी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची 1935 पासून बाबासाहेबांच्या मार्गदर्शनात मिळाली आणि त्यांना या आरक्षणाचे लाभ मिळायला सुरुवात झाली. याच्यामुळे झालं काय होतं, 1220 जाती जवळपास शेड्यूल कास्टच्या लिस्ट मध्ये आहे. 1220 पेक्षा जास्त जाती. एक ऑड फिगर सांगतो, त्या जातींना जाती व्यवस्था आम्हाला देशाची सांगते की प्रत्येक जातीला त्याच्या डोक्यामध्ये एक सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वर्चस्वाची भावना ही जाती व्यवस्था नावाची सिस्टम बनवतो की ती कोणापेक्षा तरी वरचढ आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रयत्नातून निदान शेड्यूल कास्ट या नावाखाली देशातल्या 1250च्या जवळपास जाती एका एससी या नावाखाली आल्या. अनुसूचित जातींवर अत्याचार म्हटला की सगळ्या जातीचे लोक निदान एससीचा आहे म्हणून तरी त्याला समर्थन करायचं त्याच्या विरोधात आंदोलन. आता उपवर्गीकरण केल्यामुळे काय होईल, एससी ए वर अन्याय झाला तर बीसीडी येईल की नाही काय, बी वर अन्याय झाला तर एससी एसीडी येईल की नाही काय. हजारो वर्षात तुमच्या माझ्याबरोबर सगळ्यात मोठा चळवळीच्या कार्यकर्त्यांचा पुढचा प्रश्न आहे की ॲनिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक जे बाबासाहेबांनी लिहिले त्यामध्ये जाती व्यवस्थेचा विच्छेद करण्याचा बाबासाहेबांचं जे स्वप्न होतं, हजारो जातीच्या लोकांना एकत्र आणून शक्तिशाली समाज बनवण्याचं जे स्वप्न होतं त्या स्वप्नाला छेद देण्याचं काम या निर्णयाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी केल्यास होणार आहे. जर तसं झालं तर जाती तोडो समाज जोडो नावाचा नारा देणाऱ्या कांशीराम साहेबांच्या चळवळीचं काय होणार. हजारो जातीमध्ये विभागलेली लोक जेव्हा आदिवासी म्हणून किंवा शेड्यूल कास्ट म्हणून एकत्र येतात आणि आपल्या अधिकारासाठी लढा उभारतात, त्या लढ्याचं काय होणार. आणि तो लढा तोडून टाकण्याचं सातत्यानं काम या देशातले मनुवादी करत असतात. त्याची जी पुढची कडी आहे असं देशातल्या सगळ्या आंबेडकरी कार्यकर्त्यांना वाटतं. म्हणून 21 ऑगस्टला भारत बंद झाला, म्हणून भारत बंद झाला. काय होणार आहे याच्यामुळं, याच्या मागचं षडयंत्र काय, हा नुसता कायदेविषयक प्रश्न नाहीये, हा नुसता रिझर्वेशन मध्ये मिळणाऱ्या नोकऱ्यांपुरता प्रश्न नाहीये. हा प्रश्न आहे आमच्या सांस्कृतिक लढा जो या देशात चालू आहे. बाबासाहेबांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलंय, भारत देशाचा इतिहास म्हणजे ब्राह्मणांचा आणि बौद्धांचा सांस्कृतिक संघर्षाशिवाय दुसरं काही नाही. बहुजनांचा आणि ब्राह्मणांचा सांस्कृतिक संघर्ष म्हणजे या देशाचा इतिहास.
पासून शिक्षणाचा प्रवाह, शिक्षणातून नोकऱ्यांचा प्रवाह आणि नोकऱ्यांच्यामुळं विकास साधण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाल्या. फुले शाहू आंबेडकर स्वीकारणाऱ्या अर्थात ब्राह्मणी मनुवादाच्या विचाराला नाकारणाऱ्या ज्या बहुसंख्येनं मजबूत शेड्यूल कास्टच्या जाती आहेत त्या जातींना एकटं पाडणं आणि ते कमकुवत लोक अजूनही ब्राह्मणवादाच्या कचाट्यामध्ये सापडलेले आहेत त्या कमकुवत जातींना एकटं पाडून आणखी गुलाम करणं आणि त्यांना सातत्यानं आपलं गुलाम म्हणून राबवणारी आपली गुलामांची फौज आपल्याजवळ तयार राहावी यासाठी त्यांना गुमराह करण्याचं षडयंत्र हे मनुवादी षडयंत्र याच्यासाठी म्हणतोय आम्ही. निवडणुकीमध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये कर्नाटकचा प्रचार, आंध्र प्रदेशच्या प्रचारामध्ये भारताचे प्रधानमंत्री सन्माननीय नरेंद्र मोदी यांनी एका मादिगा जातीच्या एका नेत्याला मादिगा समाजाच्या पुढे समुदायासमोर मी मादिगांना वेगळं आरक्षण मिळवून देईल शब्द दिला. तो बिचारा भारावून रडत होता. मोदीजी त्याच्या पाठीवर हात फिरवून त्याला शांत करत होते. हा प्रचाराचा व्हिडिओ सगळ्यांनी पाहिला. निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये हे सगळं झालं आणि निवडणूक झाल्यावर सरकार बनतात हा निकाल. आता जबाबदारी दिलेली आहे देशातील राज्यातल्या वेगवेगळ्या राज्यांना. महाराष्ट्रामध्ये आज त्यांचं सरकार आहे. त्यांना आंबेडकरी चळवळीला करणारे अनुसूचित जातीचे लोक किती मार्ग दाखवत आणि हे जर आपल्याला मतदान करणार नसतील तर यांना बाजूला काढा आणि ज्यांना फायदे पाहिजे एसटीच्या रिझर्वेशनचे त्यांनी आमच्या सोबत हातभार करायला काय लागतं माहीतच काही नाही. मिळणारे म्हणून चला 1500 रुपयाची दररोज चेंगराचेंगरी चालू आहे बँकांच्या लाईन मध्ये. अवस्था इतकी खराब करून टाकलेली आहे की महिन्याचे 1500 रुपये देखील आतापर्यंत मेहनत मोर मजुरी करणारी माऊली अगदी 300 रुपये रोजाने गेली तर 5 दिवसाच्या मेहनतीचे 1500 मिळायचे. पण एक महिन्याच्या 1500 रुपयाच्या साठी तिला इतकं लाचार बनवण्यात आले की तिथे 1500 रुपयासाठी चेंगराचेंगरी व्हायची वेळ येते तरी लाईन मध्ये उभे राहतात. इतकं हातभार करून ठेवण्याचं काम चाललेलं आहे देशातल्या लोकांना. एवढं हातभार करून ठेवण्याचं काम चाललेलं आहे की संघर्षाच्या जाणीवा संघर्षाच्याच नव्हे सन्मानानं जीवन जगण्याच्या प्रतिष्ठेनं जीवन जगण्याच्या जाणीवा देखील माणसाच्या पोखट करण्याचं काम या देशात राज्याला अन्यवर कांशीरामजींचं म्हणून सातत्याने या देशाला कांशीरामजींना आठवण करावंच लागणार. ते भले देशाचे प्रधानमंत्री झाले नसतील कधी पण ते वेगळे पण कांशीरामजींना ठसठसीतपणे या देशाच्या राजकारणामध्ये आंबेडकरी चळवळीचा प्रतिनिधी पक्ष म्हणून मांडलं. आज 1500 रुपयासाठी लाईन मध्ये लागणारी आमची आई बहीण माऊली बिचारी निवडणुकांमध्ये साड्या विकायचे वाटतात अजूनही वाटतात काही ठिकाणी 50-50 रुपयाच्या साड्या वाटायच्या निवडणुकांमध्ये. ह्या पाहून कांशीरामजींनी एका प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये उत्तर दिलं होतं मोफत राशन. 80 कोटी लोकांना देशात मोफत धान्य घेऊन जावं लागतं. मी 80 कोटी लोकांना धान्य देतो फुकट त्याच्यासाठी चांगलं असेल पण 80 कोटी लोकांना फुकटच्या आहारावर जीवन जगावं लागतं हा देश आमच्यासाठी लाजीरवाणी बाब नाही. आणि लोक त्याच्यामध्ये एन्जॉय करतात. मग 5 किलो अनाज काहीतरी एक महिन्याचं राशन महिन्याचं फुकट मिळतं. 1500 रुपये बायकोला मिळतात, 1500 रुपये बहिणीला मिळतात, 1500 रुपये मुलीला मिळतात. एकीकडे राशन मिळणार दुसरीकडे तेल मीठ मिळणार. त्या 1500 मध्ये अरे कोण कशाला कामं करतात कोण कामं धंद्याला लागतात. प्रश्न कोणी कामं धंद्याला जावं त्याच्यावर बंधन करावं हा नाहीये. स्वतःच्या मेहनतीचं कमवून खाण्याचा जो आनंद असतो ती सवय जर तुटली तर हे गुलामीकडे
जाण्याचं लक्षण नाही तर आणखी काय. म्हणून कांशीराम जी म्हणायचे मैं मेरे समाज की महिलाओं को 50 रुपए की साड़ी देने के लिए नहीं, उसको इतना काबिल बनाना चाहता हूं कि वो 2000 की साड़ी उनके दम पर खरीदे. आंबेडकरी राजकारणाच्या आंबेडकरी चळवळीच्या आणीवा नेणीवा त्या घ्या. तिथे बोललो कांशीरामजींना विसरून ना देश बहुसंख्याकांचं हित लोक कल्याणाचं राज्य कधीच चालू शकणार नाही. आणि जेव्हा मी म्हणतो कांशीरामांना विसरून नाही चालवता येणार, आता आज फुले शाहू आंबेडकरांनी दिलेला मार्ग सोडून हा देश कधीच महासत्ता वित्ता सोडून द्यावं. हमको पता है जन्नत की हकीकत गालिब, हमको पता है जन्नत की हकीकत गालिब, फिर भी दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है. क्या बात है. महासत्ता होणार आहे. आज बामसेटच्या प्लॅटफॉर्मवरून हे सगळं देशाच्या राजकारणावर बोलण्याचं कारण हे आहे की बामसेटचा रोल, बामसेटची जबाबदारी, बामसेटचं या देशात अस्तित्व केवळ एवढ्यासाठी आवश्यक. काय रोल आहे बामसेटचा? बामसेटचा म्हणजे तुमचा माझा कर्मचाऱ्यांचा, अधिकाऱ्यांचा, ज्याला ज्याला समाजाचा ऋण फेडायचा आहे त्याला नेमकं करायचं काय, काय त्यांनी केलं पाहिजे. 2-3 साधे सोप्या गोष्टी आहेत. बामसेटच्या कर्मचाऱ्याला, कार्यकर्त्याला काय करायचं. कारण मधल्या काळामध्ये असं आपण हा बामसेटचा संयोजक, मी बामसेटचा नेता निघायचं पाहिजे. एखादा माणूस मी बामसेटवाला आहे, त्याला विचारायला फक्त जेवण खाऊन अरेंज करणे एवढी जबाबदारी होती त्या बामसेटवाला. असा काही बामसेटचा कार्यक्रम लावायचा, मग तुम्ही अकोल्यावाले गावाले तुम्ही का ठीक आहे 2 मिनिट तर 2 मिनिट, पण मी माझ्या समाजाच्या उत्थानासाठी काम करताना माझ्या संघटनेचं ते जोडून 2 मिनिटं बोललो. हे समाधान ताडेसाहेब तुम्हाला किती महत्वाचं वाटतं? हे पार्टिसिपेट काहीच नाही. आम्ही येणार आहे. सोप्याला मच्छी, मला मच्छी आवडत असली तर त्यांना मच्छी खूप आवडते एवढं सांगायचं. मी काही बाहेरून थोडी आलेलो आहे, बाहेर होतो, मला माहित नाही असं समजून जातात. किती कर्मचाऱ्यांनी आमच्या जीवाचं रान केलं आणि मी कित्येक कर्मचारी तुमच्या माझ्यापैकी तुम्ही अनुभवले असतील. प्रॉव्हिडंट फंडाच्या रकमा काढून वेळोवेळी चळवळीची गरज पुरवलेली कर्मचाऱ्यांनी. लोकांना, कार्यकर्त्यांना, समाजाला बोट दाखवून दोष देऊन चालणार नाही. आणि म्हणून दिवसभरापासून तो प्रश्न येतोय काय पाहिजे ते आमची क्षमता आम्हाला माहिती, मी काय देऊ शकतो, फक्त काम काय करायचं ते सांगा. काम तर द्या, जबाबदारी तर द्या, आणि काम काय करायचं तर हे इतकं सोपं करून सांगितलेलं आहे ना. म्हणजे डोंगरे साहेबांनी सांगायचं धनराजांना मच्छी खूप आवडते, आणि धनराजांना सांगायचं डोंगरे साहेबांना मच्छी खूप आवडते. आमच्या कर्मचाऱ्याला फक्त कळते की मच्छी कोणाला आवडते. म्हणून निष्क्रिय झाले, नाराज झाले लोक. काम थांबलेलं नाही, काम चालणार. आज बामसेटच्या माध्यमातून आम्हाला जी जबाबदारी दिलेली आहे ती पे बॅक टू सोसायटी प्रोग्राम मी बोललो. पे बॅक टू सोसायटी ते म्हणजे काय हो, या देशात हजारो जातीमध्ये आमच्या दुर्गतीचं कारण काय तर आम्ही जातीमध्ये विभाजन ठेवतो. आम्हाला जातीच्या आधारावर आम्ही कमजोर झाल्यामुळे मग आमची एकता करण्यात आली आहे सगळ्यांना. कांशीरामजींनी रिव्हर्स इंजिनिअरिंग सांगितलं. बाबासाहेबांकडून प्रेरणा घेतली, ॲनिलेशन ऑफ कास्ट मध्ये दिले. त्या तुकडे पाडून कमजोर केलेल्या जातींना एकत्र करायचं, एकत्र करून त्यांच्या संघटित शक्तीच्या आधारावर त्यांच्या समस्येतून मुक्ती मिळवून देण्याच्या जिथे जागा आहे ती माणुसकी हातात घ्यायची आणि आपल्या देशातल्या आपल्या लोकांना आपल्या हाताने सत्तेची लोकशाहीची फळं साधा इलाज होता. बाबासाहेबांनी सांगितलेलं तोच केला. त्या आधारावर बहुजन समाज उभा राहायला पायावर. पण कांशीराम सातत्याने तुम्हाला मला सांगत राहिले, तुम्हाला माहिती आहे प्रकार की बामसेटला एक बाबतीत घेऊन सांगायचं जी समाज
नहीं होती उस समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं। गैर राजनीतिक दलों में काम करो, आपको विधान परिषद आमचे लोकांना विधान परिषद बघतील, असं कसं होणार नाही अशातला भाग नाही। पण हे सांगून जर तुम्ही आम्ही काम करायला लावणार आहे तर यानं ही चळवळ ज्या दिशेने जायला पाहिजे होती त्या दिशेने जाईल की नाही हा प्रश्न निर्माण होतो। मधल्या काळात ते झालं, मी आता सकाळी आताही आधी बोललो ना, रात नहीं बात नहीं हो गया हो जाने वो कोई वापस नहीं आने वाला। पर कम से कम इसके बाद अगर एक कॉल के ऊपर महाराष्ट्र में से 500 कर्मचारी एक जगह आकर बापसेब के लिए काम करने के लिए इस मिशन की जरूरत को समझते हुए ये मूवमेंट फिर से खड़ी करने के लिए तैयार है, तो डोगरे साहब हमारा फर्ज है कि आपको काम दिया, इनको काम देना चाहिए। क्योंकि बस स्टैंड में जाओ एक बस, हम रात में लोग सोए हुए बस स्टैंड पे, आपने भी जाना कि बस स्टैंड पे जाओ, बस स्टैंड पे चले जाओ, रात में देखोगे आप 2 बजे 3 बजे जाओगे तो लोग सोए हुए, किसी की गाड़ी आने के समय अचानक से उधर बस स्टैंड पे जाके डमरू बजाओ, उठ जाओ, जाग जाओ, जाना है, जागना पड़ेगा, जागते रहो। तो जाना कहाँ है कोई नहीं बता रहा, जाना कहाँ है कोई नहीं बता रहा, किस गाड़ी में बैठ के जाना है ये नहीं बता रहा। उठ के बैठ जाओ, मैंने गाड़ी का ऑर्डर दिया है, अगले 10 साल में गाड़ी आ जाएगी, ये कौन सी बात है? जो गाड़ी तैयार है, देश ने माना है कि गाड़ी खड़ी है, लोग बैठने दे, अलग बात है, हम बैठा नहीं पा रहे लोगों को। और उसका नतीजा ये हुआ कि जाति में बिखरे होने के कारण हम इकट्ठा नहीं थे, इकट्ठा करने का काम ना करने की कोशिश हुई, वो कोशिश पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। ना कामयाब हुई ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, नहीं तो लोग से क्या नहीं दिखेगा, कामयाब पूरी तरीके से नहीं हुई। दूसरा काम था हमको कि जो लोग इस बात को समझेंगे उनकी मदद से दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करें। ये हमारा भाई अरुण सुर्वे बता रहे थे कि जो इशारा देगा, सहारा देगा, वो इशारा भी देगा। तो कांशीराम जी ने अपने इस मूवमेंट का सूत्र बनाया था, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। हमें अपने खुद के बलबूते पे अपनी मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी, सामाजिक परिवर्तन के लिए ये मूवमेंट काम करेगी। और जो बापसेब के कार्यकर्ता होंगे, बापसेब के अविल बेरर्स होंगे, वो समाज में जागृति का काम करेंगे। समाज का जो आंदोलन है उस आंदोलन को मुश्किल के समय में, क्राइसिस के समय में वो दिशा दर्शन करने का काम करेंगे, समाज में दिशा दर्शक बने। यही तो रोल करना है, यही तो रोल करना है। मैं बापसेब का संयोजक को बीएसपी का अध्यक्ष मेरी बात ही नहीं मानता है, यही हुआ ना पिछले 10-15 साल से, यही चालू सलाह देने वाले बनने हैं हमारे लोगों को। समाज के आंदोलन को जो रस्ते की लड़ाई लड़ेंगे उनको सलाह देने वाले बनने। और रही बात बहन जी का नाम लेने की, तो कांशीराम जी के जीते जी भी लोग बापसेब का काम करते थे, कलेक्टर कमिश्नर से लेके आईएएस आईपीएस ऑफिसर। बहन जी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष होंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन साथ ही साथ बहन जी हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन की नेता भी है। आपको हमारे कर्मचारियों को ये समझना जरूरी है। एक व्यक्ति राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन हम उसे अपने सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन की नेता मानते हैं, मुझे कहने से कौन रोक सकता है? एक दूसरे को संभाल कर, एक दूसरे के हित का ख्याल रखकर अगर हम हाथ में हाथ लेकर काम करें तो जाने में, आगे जाने में देर नहीं लगेगी। बापसेब के बारे में, मूवमेंट के बारे में, बहुजन समाज के बारे में कैडराइजेशन होना जरूरी है आज के समय में। आज के समय में मूवमेंट के सामने कई सारे चैलेंज जो नए जमाने की वजह से नए से खड़े हो गए हैं, जैसा ये एक चैलेंज है, इसके बारे में लोगों को जगाना पड़ेगा। ये हमारा आंदोलन उपवर्गीकरण के विरोध में हम लोग जो रास्ता रोको किया, भारत बंद किया, जो कुछ भी आंदोलन देश में चल रहा है वो हमारे दबे कुचले बाकी के एससी
ओबीसी भाइयों के विरोध में नहीं, बल्कि उनके हितों की रक्षा करने के लिए है। जब उनको उस वक्त भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, तब भी डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके हितों की रक्षा की। जब उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था ओबीसी भाइयों को, तब कांशीराम ने आगे बढ़कर उनकी मदद के लिए, उनकी रक्षा के लिए मंडल आयोग की लड़ाई लड़ी। आज जब ये मौका आया है, वक्त आया है कि उपवर्गीकरण से हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा, आपको, हमको, अम्बेडकरी प्रेरणा से काम करने वाले सभी साथियों को, हमारे जिन भाइयों को इस बारे में या तो मालूम नहीं या गुमराह किया गया है, उन लोगों को जगाने की जिम्मेवारी किसकी है? आप और मैं ये जिम्मेवारी किसी और को नहीं दे सकते, किसी के ऊपर ढकेल नहीं सकते, ये जिम्मेवारी हमारी। अगर ये काम होगा तो वो बात साबित होती है कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत है तो राजनीति मजबूत होती है। आपने देखा महाराष्ट्र में जो राजकारण चलता है, राजनीति चलती है, उसमें सहकार नाम का क्षेत्र है, कोऑपरेटिव्ह सेक्टर, साखर कारखाने, सूत गिरण्या, आणखी काय काय असते सातारामध्ये, बँका, सातारी बँका, ये नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स वो इतने मजबूत है कि राजनीति हिल नहीं सकती उनकी। इतने मजबूत नॉन पॉलिटिकल रूप से गैर राजनीतिक जड़ें उनकी ये है, वो सहकार वालों मजबूत है। केंद्र सरकार मंडल बनाया अलग से, सहकार मंडल, सहकार विभाग, और सबसे ताकतवर उनका इंस्पेक्टर कॉमर्स का सबसे ताकतवर नेता के हाथ में वो सहकार विभाग दिया है, उसकी ताकत ये हो। हमारे राजनीतिक, गैर राजनीतिक जड़ों की ताकत है हमारी नौकरियों में लगे हुए कर्मचारी, अधिकारी। तो इनको खत्म करने की, इन जड़ों को खत्म करने की, जिसको मूवमेंट समझ में आती है उसको नौकरी से बाहर करने की पूरी तैयारी की जा रही है। वो फाइनेंशियली अगर कमजोर होगा तो बगावत की बात नहीं करेगा, और जो रिजर्वेशन के दायरे में रहेंगे वो इतने कमजोर है कि वो बगावत कर ही नहीं सकते, आज तक ही नहीं करते, या फिर वो के कंट्रोल में फंसे हुए बेचारे। साथियों, वो हमारे भोले वाले गरीब मासेस को बचाने के लिए समझदार, जागने वाले, जागरूक लोगों को ये काम करना होगा। और इसीलिए फिर से उन्हीं कांशीराम जी की एक बात मुझे याद आती है कि कांशीराम जी बोलते थे कि जो जोड़ने वाला होता है उसे बड़ा संयमशील होना चाहिए। जो जोड़ने वाला होता है उसे बहुत संयम से रहना पड़ता है। हमें अपना संयम नहीं खोना है, हमें अपना संयम नहीं खोना पड़ेगा। हमें हमारे तमाम बहुजनों के जाति के लोगों को ये सारी चीजें समझानी पड़ेगी। अगर एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर नहीं चले तो एक एक करके सबकी शिकार होगी, एक एक करके सबको काटा जाएगा। ये एहसास हम लोगों को करके दिलाना, यही तो हमारी जिम्मेवारी है, यही तो काम करना है। अब उसके लिए ना किसी की परमिशन की जरूरत होती है, ना किसी की इजाजत की जरूरत होती है। ये तो जवाबदारी है जो मानकर हम काम कर रहे हैं। अब साथियों, ये सारी बातें बहुत विस्तार से हो सकता है कि इतने कम समय में मैं आप लोगों के बीच में कितनी रख पाऊंगा, मुझे भी प्रश्न है। लेकिन जो कैडराइजेशन हमारे कार्यकर्ताओं का होना चाहिए था, वो सिस्टम भी बंद पड़ी है। मैं डोगरे साहब को इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों की मौजूदगी में विनती करता हूँ कि ये कैडराइजेशन अगर चालू रहा तो हमारे कर्मचारियों के ऊपर छोड़ दो भैया। आप सिर्फ जितने लोग सहभागी होते हैं आपके काम में गिनते रहो, ये लोग देते रहेंगे। अलाउद्दीन के चिराग ये सिस्टम फिर से चालू हो, ढंग से चालू हो, सही तरीके से कर्मचारी, अधिकारी, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, मैं कर्मचारी शब्द में अब ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, तो कर्मचारियों की संख्या दिन में दिन कम होती जा रही है। मगर अभी नए तरीके से भी हमको हमारे बुद्धिजीवी लोगों की इंक्लूजन इसमें करना होगा। जैसे वकील लोग हैं, बड़ी तादाद में वकील समाज के अंदर है। प्राइवेट सेक्टर्स में मैनेजर के पोस्टों पर एमबीए करने के बाद हमारे लोग लगते हैं, तो जो कंपनी को चला सकता है, जो कंपनी के फायदे की पॉलिसी बना सकता है, गवर्नमेंट की भी फायदे की पॉलिसी बना के देगा हमको, उसको भी अप्रोच करने से हमने अभी पीछे नहीं रहना चाहिए।
ये सारी चीजों को समझते हुए आने वाले समय में हम अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे आंदोलन की हमारी भूमिका को निभाने की वजह से हमारी मूवमेंट हमेशा आगे बढ़ी है। जब जब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी भूमिका सही तरीके से निभाई, समय खत्म हो रहा है, जब जब समय भूमिका हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों ने हमारी अपनी निभाई, तब तब देश में आंदोलन आगे बढ़ा। जब जब भूमिका निभाने में हमारे लोग कमजोर साबित हो गए, आपका अधिवेशन कितने लाख लोगों का हुआ, कोई मायने नहीं रखती बात। आपका अधिवेशन कितने लाख लोगों का हुआ, ये बात कोई मायने नहीं रखती। समाज की तैयारी में हमारा क्या योगदान हो रहा है, ये समझ में आना जरूरी है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। लाखों के अधिवेशन पिछले कुछ सालों में हो रहे, हमने देखा है इसी नाम से, और उतनी ही ताकत से मनोवाद भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अधिवेशनों में लोग जाने वाले जो है भोले भाले लोग हैं, भुले शाहू बाबा के एहसानों को मानने वाले लोग हैं। एहसानों के प्रति, हमारे महापुरुषों के प्रति सम्मानजनक, उनके एहसानों को मानते हुए उनके ऋण को चुकाने की फर्ज निभाने जा रहा हूं, इस भावना से लोग जाते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं मिल रहा। और इसलिए मैं शुरुआत में जो बोला था कि इन सादे सीधे लोगों के साथ उन्हें गुमराह करने के जो षड्यंत्र चल रहे थे, इसमें नाम लेकर, तो अब नाम के साथ साथ हमें अपने काम के बारे में भी जागरूक होकर साथियों मार्क्सिज्म का काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारी कोशिश उस दिशा में नहीं जा रही तो हम गलत कोशिश कर रही है, हमको समझ लेना चाहिए। हमारी कोशिश अगर दिशा को उस ताकत को मजबूती नहीं दे पा रही है, तो फिर हमारी कोशिश में खोट है। एक शायर कहता है, मुनव्वर का मतलब होता है प्रकाशमान, स्वयं प्रकाशित। मुनव्वर वो शायर कहता है कि ये मेरे आंसू कभी भयंकर नहीं बनने वाले, भयंकर नहीं होने वाले। ये मेरे आंसू कभी भयंकर नहीं होने वाले। और जो अपने कांधों पे जुगनू लेके घूमते हैं, जो अपने कांधों पे जुगनू लेके घूमते हैं, वो मर भी जाए तो मुनव्वर नहीं होने वाले। साथियों, ये वामसिक की भूमिका को समझकर आने वाले समय में हम सब साथ चलेंगे। इस कारवां को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए जो तड़प हमारे दिल में है, उसको सही इंसाफ हम देना चाहते हैं। जिनसे चाहते हैं कि वो भी इंसाफ करें, वो इंसाफ करेंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद। धन्यवाद ॲडव्होकेट प्राध्यापक जन्मकर धनराज सर। फार सविस्तर असं